ग्राफ बनवाया था ना, रेट वर्सेस टाइम। सबको क्लियर है? अब तक जितना हो गया सबको क्लियर है? आगे स्टार्ट करें? करें आगे स्टार्ट? लास्ट क्लास में हमने किया था रेट वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना? रेट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब आज करेंगे हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। और ये रही तुम्हारे सामने रिएक्शन कि ए से बन रहा है बी। ठीक है, अब देखो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ओके, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, ये ए की कंसंट्रेशन, ये बी की। जब हम किसी सब्सटेंस को लिखकर और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसकी कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। ठीक है, कंसंट्रेशन किस यूनिट में? मोल पर लीटर में। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा देखो, और जहां से कांस्टेंट हो जा रही है, दिस इज द टाइम एट विच इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। दिस इज द टाइम एट विच इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। ठीक है, एंड नेक्स्ट और देखो कंसंट्रेशन टाइम। ठीक है, और देखो कंसंट्रेशन टाइम और बी ए। बताओ इनमें से कौन कौन से ग्राफ ठीक बनाए हैं? कौन कौन से ग्राफ्स ठीक है, ठीक रिप्रेजेंटेशन है? ए बी सी डी डाल दूं सब पे? है ए बी सी डी ई एफ। Which graphs are correctly represented? Concentrations पढ़ी थी, molarity, normality, concentration of reactant या product in solution। ठीक है, कितने मोल पर लीटर हैं? कॉन्सेंट्रेशन तुमने पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, केमिस्ट्री में हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन के हिसाब से डिटरमाइन करते हैं कि सोल्यूट का कितना अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कितना अमाउंट है सोल्यूशन में, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ किस में रिप्रेजेंट करनी है? मोलैरिटी में, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में। एक बच्चे ने कहा है ऑल आर करेक्ट, सारे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हैं, एक बच्चे ने कहा है। कोई कह रहा है डी एंड एफ, कोई कह रहा है ए बी, कोई कह रहा है ई एंड एफ।
ऑल आर करेक्ट, सारे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, सारे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो इधर, अगर तुमने रिएक्शन ए से स्टार्ट की, इनिशियली तुमने ए लिया, ठीक है, कुछ भी ले लिया ए का, 1 मोल पर लीटर ले लिए, ठीक है, ए मोल पर लीटर ले लिया, और बी ले लिया 0, तो क्या होगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा विद टाइम और बी का इंक्रीज होता जाएगा। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, या जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो बी से, या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो ए से, या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो। ये कुछ भी फिक्स नहीं है, ये तो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, या उनकी क्या कॉन्सेंट्रेशंस ली हैं, इस सब चीजों पे डिपेंड करेगा। ये कुछ भी फिक्स नहीं है कि भाई एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट की ही ज्यादा होती है प्रोडक्ट से, या प्रोडक्ट की ही ज्यादा होती है रिएक्टेंट से, या दोनों की बराबर ही होती है, ये कुछ फिक्स नहीं है। फिक्स तो एक ही चीज है, क्या, कि इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी, मतलब फिर उनमें चेंज होना बंद हो जाएगा, उनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज होनी बंद हो जाएंगी, ठीक है, तो कांस्टेंट हो जाएंगी। तो अगर तुमने ए से स्टार्ट किया है, तो ए की डिक्रीज ही होगी और बी की इंक्रीज ही होगी, ए की डिक्रीज बी की इंक्रीज, ए की डिक्रीज बी की इंक्रीज, ए की डिक्रीज बी की इंक्रीज, एंड एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गई, ये कांस्टेंट हो गई, ये टाइम जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अब ये पॉसिबिलिटी है कि भाई एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम B इज ग्रेटर देन A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। इसमें पॉसिबिलिटी क्या आ रही है कि एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, और इसमें क्या आ रही है कि A इक्वल टू B। तो कुछ भी हो सकता है, कोई सी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तीनों करेक्ट। अब अगर तुमने स्टार्ट किया होता B से, सपोज इसकी B मोल पर लीटर है और इसकी 0 है, तो क्या होता, ये विद टाइम डिक्रीज होती और ये इंक्रीज, ये तीनों आ गए ग्राफ, किसी की भी ज्यादा किसी की भी कम, किसी और बराबर, तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो क्लियर है सबको, ऑल ग्राफ्स आर करेक्ट, ठीक है, सबको समझ में आ गया, सारे रिप्रेजेंटेशन करेक्ट हैं, क्लियर है सबको, सारे रिप्रेजेंटेशन करेक्ट हैं। फिर से रिपीट कर दो, अगर तुमने ए से स्टार्ट किया है, अगर ए से स्टार्ट किया है, ए का इनिशियली ले रखा है तुमने ए मोल पर लीटर और बी 0 ले रखा है, तो विद टाइम क्या होगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, क्यों, क्योंकि ए बी में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो बी की क्या होगी विद टाइम, बढ़ेगी, तो ए की विद टाइम डिक्रीज, बी की विद टाइम इंक्रीज, और एक ऐसा टाइम जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट, उस टाइम को क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो गई। ये भी हो सकता है, अब यहां पर क्या केस है कि बी की एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन ए से, यहां पर क्या है, ए की डिक्रीज बी की इंक्रीज, बट एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों की बराबर हो गई। यहां पर क्या है, ए की डिक्रीज बी की इंक्रीज, क्यों, क्योंकि ए से स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली ए की तो डिक्रीज ही होगी ना विद टाइम, बी की इंक्रीज होगी, ए की बी से ज्यादा है। अगर तुमने बी से स्टार्ट किया होता तो बी की विद टाइम डिक्रीज होती, ए की इंक्रीज, और जब हो गई है कांस्टेंट वो टाइम इक्विलिब्रियम टाइम, जब हो गई है कांस्टेंट वो टाइम इक्विलिब्रियम टाइम, जब हो गई है कांस्टेंट वो टाइम इक्विलिब्रियम टाइम, ठीक है। यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है कि ए की ज्यादा है बी से, यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है बी की ज्यादा है ए से, और यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है कि बी की बराबर है ए के।
तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की भी ज्यादा हो सकती है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट की भी ज्यादा हो सकती है और दोनों की बराबर भी हो सकती हैं। तीनों में से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, बट एक ही कंडीशन जो हमेशा सच होगी एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम वो क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। उनमें कोई चेंज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? तो सारे ग्राफ ठीक हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रियम सिंगुलर है, इक्विलिब्रिया प्लूरल है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ मैं एक से ज्यादा रिएक्शंस की बात कर रही हूँ तो इक्विलिब्रिया बोल दिया मैंने, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम लिख लो चाहे, यहाँ कोई हम इंग्लिश तो पढ़ नहीं रहे हैं, है ना, तो इतना चलता है। कितने टाइप के? दो टाइप के, कि होमोजीनियस या हेट्रोजेनस। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया या हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया या हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया। होमोजीनियस, तुम लोगों ने पढ़ा होगा होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? जिनमें सिंगल फेज हो, फेज वन, और हेट्रोजेनस जिनमें एक से ज्यादा फेज हो। कोई एग्जांपल पता हो तुम लोगों को होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजेनस सिस्टम का? जैसे शुगर एंड वाटर, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है ना, होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्ट एंड वाटर होमोजीनियस मिक्सचर है, तो इनमें फेज वन है। ठीक है, और हेट्रोजेनस का जैसे सैंड एंड वाटर है, ऑयल एंड वाटर, या कोई सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल दो, सॉल्ट एंड शुगर, तो ये क्या है? हेट्रोजेनस। तो होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस सॉल्यूशन मतलब सिंगल फेज, एक ही फेज। हेट्रोजेनस मिक्सचर या हेट्रोजेनस सिस्टम मींस एक से ज्यादा फेज। हमें अलग अलग दिख रहे होते हैं, फेज दिख रहे होते हैं ना, जैसे ऑयल एंड वाटर है तो ऑयल ऊपर, वाटर नीचे, तो हमें दिख रहा है कि दो फेज हैं, एक ऑयल का फेज और एक वाटर का फेज, है ना, तो वो दो फेज हो गए। ठीक है, तो होमोजीनियस में हमें अलग अलग चीजों को हम नहीं कर सकते, हमें वो पूरा एक ही दिखता है, तो वो होमोजीनियस है। और जिसमें हमारी आईज को वो दिख रही हैं अलग अलग चीजें, तो इसका मतलब वो हेट्रोजेनस है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, है ना। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम या हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम मतलब जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और अगर कोई कैटालिस्ट है तो कैटालिस्ट सभी का फेज क्या हो? सेम, यानी सिंगल फेज। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड इफ देयर इज कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट की सब सिंगल फेज में है। ठीक है, तो वो फेज हो गया, तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? होमोजीनियस, जिसमें फेज वन है। ठीक है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट सब सेम फेज में है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑल आर इन सेम फेज, सभी का फेज सेम है, सभी का फेज सेम है, तो फेज वन हो गया, फेज वन हो गया तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम हो गया। मतलब होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस सिस्टम कब होगा? जब सभी का फेज सेम है, तो वो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहलाएगा। जहां हेट्रोजीनियस सिस्टम है, मतलब रिएक्टेंट, प्रोडक्ट या एक से ज्यादा रिएक्टेंट हैं तो उनके रिएक्टेंट के आपस में अलग हो सकता है फेज, एक से ज्यादा प्रोडक्ट हैं तो प्रोडक्ट का आपस में अलग हो सकता है फेज। तो अगर हेट्रोजेनस सिस्टम है, रिएक्टेंट्स का या प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कोई भी अलग फेज में है, तो वो किस में चला जाएगा? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, यानी कि फेज हो जाएंगे वहां एक से ज्यादा, टू या मोर देन टू। तो ये फेज टू या मोर देन टू है
मीन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन डिफरेंट फेज। यहाँ मैंने लिख दिया है शॉर्ट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर इन डिफरेंट फेज। जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही डिफरेंट हो, रिएक्टेंट का भी आपस में डिफरेंट हो सकता है, प्रोडक्ट का भी आपस में डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो वो हो गया हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब मैं कुछ रिएक्शंस लिख रही हूँ, उसमें तुम मुझे बताओगे कि किसमें कौन सेम फेज मतलब होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है और कौन से हेटेरोजेनस है, बताओगे? एग्जांपल्स लिखूं मैं? तुम्हें बस माइंड में अपने जो तुमने होमोजीनियस हेटेरोजीनियस पढ़ा है, होमोजीनियस मिक्सचर हेटेरोजीनियस मिक्सचर, वैसे ही देखना है, ठीक है। जब तुम्हें कोई रिएक्शन लिख दी मतलब उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब है उस सिस्टम के अंदर, तो अब वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर वो होमोजीनियस मिक्सचर बना सकते हैं तो वो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में जाएगा, और अगर वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे तो वो हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम में जाएगा। समझ गए? तुम्हें उन्हें रिएक्टेंट प्रोडक्ट करके देखना ही नहीं है, तुम्हें तो बस ये देखना है कि इस एक वेसल के अंदर ये सारे पड़े हुए हैं, तो ये जब सारे पड़े हुए हैं एक वेसल के अंदर तो ये होमोजीनियस बनाएंगे मिक्सचर या हेटेरोजीनियस बनाएंगे, ये देखना है बस, ठीक है। तो होमोजीनियस बनाते होंगे तो वो होमोजीनियस में जाएगा, हेटेरोजीनियस बनाते होंगे तो वो हेटेरोजीनियस में जाएगा। क्लियर? रब कर दूं ये? नोटेड? आई बात समझ में? अभी एग्जांपल से और आएगी समझ में। रब कर दूं? तो मैं एग्जांपल्स लिख रही हूँ, तुम्हें बताना है कि होमोजीनियस का एग्जांपल है कि हेटेरोजीनियस का एग्जांपल है। फर्स्ट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ठीक है। सेकंड इथाइल एल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड forms ester third PCl5 फिजिकल स्टेट लिख दे रही हूं मैं यहाँ, सॉलिड सॉलिड। क्लियर है सबको? ठीक है। सल्फर मोनोक्लिनिक, सल्फर रोम्बिक, सॉलिड स्टेट है दोनों, यहाँ भी कार्बन डायमंड कार्बन एमोर्फस सॉलिड है दोनों, फिजिकल स्टेट सॉलिड है, ठीक है। हो गया? करें डिस्कस? करें डिस्कस? नोटेड? और ट्राई भी कर लिया सबने? ओके चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ओके चलो स्टार्ट करो। देखो इधर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज हेट्रो, ब्लू से लिखो। फर्स्ट इज हेट्रो, सेकंड हेट्रो, अभी आएगा तुम्हें समझ में, मैं समझाऊंगी कैसे। थर्ड होमो, दिख रहा है? अभी कुछ मत सोचो, अभी जो लिख रही हूँ उस पर ध्यान रखो, जो समझ में क्लियर है वो ठीक है, जो नहीं क्लियर है वो भी क्लियर होएगा। होमो, ये होमो गैस गैस, फोर्थ में गैस गैस होमो। देन फिफ्थ ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। फिफ्थ इज हेट्रो। क्यों है फिफ्थ हेट्रो?
सॉलिड सॉलिड है ना। 6 हीट्रो, सॉलिड गैस हीट्रो। 7th सॉलिड गैस हीट्रो। 8th सॉलिड सॉलिड हीट्रो। एंड 9th सॉलिड सॉलिड अगेन हीट्रो। तो कंफ्यूजन तुम्हें एक ही जगह आया होगा है, सेकंड वाले में, और तो कोई कहीं कहीं कंफ्यूजन आया नहीं है। थर्ड में भी आया है, क्यों? गैस 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 थर्ड में क्यों आया है? तो मतलब सेकंड में है इसलिए थर्ड में कंफ्यूजन है, वैसे थर्ड में कंफ्यूजन नहीं था। अभी देखो इधर ब्लू से ही समझाती हूँ, इधर देखो कब सिस्टम हीट्रो होगा और कब होमो होगा, ये कैसे डिसाइड होगा। देखो, इफ द मिक्सचर इज सॉलिड एंड सॉलिड, अगर मिक्सचर सॉलिड सॉलिड का है तो वो ऑलवेज क्या होता है? हीट्रो। ये बात क्लियर है। सॉलिड और सॉलिड, दो सॉलिड्स का मिक्सचर कभी होमोजीनियस मिक्सचर बनी ही नहीं पाएगा, है ना। जैसे दो सॉलिड मेटल्स का मिक्सचर हो, यानी कि जैसे एलॉयज, ठीक है, या तुम्हारा क्या कहते हैं, जैसे भाई आयरन जिंक का मिक्सचर है, पता लगा लोगे ना, तुम्हें दिख रहे होंगे अलग, दोनों मेटल का अलग अलग दिख रहा होगा, जो क्या कहते हैं उनके पीसेस हैं, है ना, अलग अलग पता चल रहे होंगे। शुगर और सैंड है, अलग पता चल जाएगा देखते ही। वो अलग बात है कि तुम उन्हें अलग अलग अपने हाथों से नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, भाई ऐसे निकालना मुश्किल है, लेकिन हमें दिख रहा है कि भाई शुगर के पीसेस हमें अलग दिख रहे होंगे और सैंड के अलग दिख रहे होंगे, शुगर और सॉल्ट है अलग अलग हमें दिख रहा होगा, वो सेपरेट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है बाय हैंड, ठीक है, लेकिन हमें दिख रहा है, उसमें हमें फेज अलग दिख रहे हैं। तो सॉलिड सॉलिड हमेशा हीट्रो ही बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाओ सॉलिड प्लस लिक्विड पे, सॉलिड प्लस लिक्विड पे। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज आ गई कि सॉलिड प्लस लिक्विड अगर ये मिसिबल है, अगर ये मिसिबल है, कंप्लीटली मिसिबल है, मतलब इसे मिसिबल लिखना ठीक नहीं होगा, अगर मैं लिखूं ये सॉल्यूशन बना लेते हैं, ये क्या बना लेते हैं? सॉल्यूशन बना लेते हैं। सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस होते हैं, सॉल्यूशन मींस ट्रू सॉल्यूशन, और ट्रू सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस होता है। कोलॉइडल और सस्पेंशन हीट्रो होते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन अगर ये बना लेते हैं तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? होमो में। और अगर ये सॉल्यूशन नहीं बना पाते हैं, मतलब कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाते हैं, जो तुम्हारा एलॉय है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि मतलब एलॉय, एलॉय में जो तुम्हारा क्या कह सकते हो, टेक्निक कह सकते हो, या वो वाले मेटल्स लिए जाते हैं स्पेशली जो होमोजीनियस मिक्सचर बना ले। उसके अलावा सॉलिड प्लस सॉलिड तुम्हारा होमोजीनियस में नहीं आएगा। मतलब यहाँ जो रिएक्शन चल रही है वहां सॉलिड और सॉलिड का एलॉय तो बनाया नहीं है, तो यहाँ जो भी हम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे उसमें सॉलिड प्लस सॉलिड हमेशा किस में रहेगा? हीट्रो में रहेगा, ठीक है। तो एलॉयज तुम्हारे होमोजीनियस में है, क्योंकि वो फिजिकल टेक्निक कह लो या जो मेटल्स वहां पर ऐसे लिए गए हैं कि वो तुम्हारा कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होके जो भी तुम्हारा वेसल बनाते हैं, जो भी तुम्हारा जो भी उससे कोई चीज बनाते हैं, वो पूरा कंप्लीटली तुम्हें उसमें दो मेटल्स अलग अलग नहीं दिखेंगे। लेकिन जब हम सिंपली यहाँ बात कर रहे हैं तो हम किसी टेक्निक से कोई एलॉय या कुछ तो बना नहीं रहे हैं, तो वहां तो हमें सॉलिड सॉलिड अलग ही दिखेगा। या एलॉय बनाने से पहले की बात कर लो तो जिन भी मेटल का इवन तुमने एलॉय भी बनाया होगा, तो उन मेटल के भी अगर तुम पीसेस लोगे तो भी तुम्हें अलग पता चलेंगे वो सॉलिड मेटल, वो सॉलिड मेटल को तुम अलग अलग अपनी आंखों से देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये अलग मेटल का पीस है और ये अलग मेटल का पीस है, जब तक टेक्निकली उसे एलॉय में कन्वर्ट ना कर दिया गया हो। तो जब एलॉय में कन्वर्जन हो गया है सॉलिड सॉलिड का, तब वो होमोजीनियस है। उससे पहले
हम अलॉय की बात ना करें तो सॉलिड सॉलिड हमेशा क्या रहेगा, हीट्रोजीनस ही रहेगा। इसीलिए तुमने हर जगह सॉलिड सॉलिड को देख के क्या कहा है, हीट्रोजीनस, क्योंकि सॉलिड सॉलिड देखते ही हमें पता लग जाते हैं कि भाई चाहे हम पर्टिकुलरली उसका नाम आइडेंटिफाई नहीं कर सके, लेकिन हमें ये पता लग जाएगा ये किसी अलग के पीस है, ये किसी अलग सॉलिड के पीस है और ये किसी दूसरे सॉलिड के पीस है। वो अपने आप में दोनों सॉलिड या दो से ज्यादा सॉलिड अपने आप ही कंप्लीटली मिक्स नहीं हो जाएंगे। एलॉय बनाते वक्त भी वो अपने आप ही कंप्लीटली मिक्स नहीं हो गए होंगे, उन्हें टेक्निकली मिक्स किया गया होगा। तो यहाँ हम टेक्निकली कोई मिक्स थोड़ी कर रहे हैं दो सॉलिड को, सिंपली रिएक्शन हो रही है। एक सॉलिड है वो दूसरा सॉलिड बना रहा है, एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड बन रहा है, और क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो वहां तुम्हें रिएक्टेंट भी मिलेगा एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम और प्रोडक्ट भी मिलेगा, तो वो सॉलिड अपने आप कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है, हाँ, तो सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं हो पाए हैं, सॉल्यूशन नहीं बना पाए हैं, मतलब कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाए हैं, तो किस में जाएगा वो, हीट्रोजीनस में। और अब आ जाओ लिक्विड प्लस लिक्विड, तो लिक्विड प्लस लिक्विड की भी दो कैटेगरी हो गई, एक तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाए यानी मिक्सिबल हो, और एक वो कंप्लीटली मिक्स ना हो पाए मतलब इमिसिबल हो। मिसिबल हो गए तो होमोजीनियस मिक्सचर बन गया मतलब होमो, और मिक्स नहीं हुए तो हीट्रो। देन गैस प्लस गैस, कितनी भी गैसेस हो, कितनी भी गैसेस हो, गैसेस ऑलवेज फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। गैस प्लस गैस हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ही होगा। एयर है, एयर में कितनी सारी गैसेस हैं, क्या तुम किसी गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हो? कलर, कार्बन के पार्टिकल्स तो वो सॉलिड है, कार्बन के पार्टिकल्स तो वो क्या है, सॉलिड है। सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर, तो जो तुम कह रहे हो एग्जांपल ऑफ स्मोक, स्मोक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल नहीं है, स्मोक इज एन एग्जांपल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। स्मोक, स्मॉग, फॉग, ये सब कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ये तुम +2 में पढ़ोगे। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में कोलॉइडल सॉल्यूशंस पढ़ोगे। तो समझ रहे हो, अगर गैस में डस्ट पार्टिकल्स आ गए, सॉलिड पार्टिकल्स आ गए, तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो वो होमोजीनियस नहीं है, तब वो सॉल्यूशन नहीं है, तब वो क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली गैसेस, गैस इन गैस, सिर्फ गैसेस का मिक्सचर। इवन कलर्ड गैस भी है, इवन कलर्ड है और एक कलरलेस है, लेकिन जब दोनों मिक्स होंगी तो कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगी। तो जो वो मिक्सचर का कलर होगा या तो वो लाइट होगा सेम इंटेंसिटी का, या बहुत ज्यादा डार्क था, या दो अलग अलग कलर थे और उसके मिक्स होने से ज्यादा डार्क मिक्सचर बन रहा है तो वो डार्क होगा सेम इंटेंसिटी का थ्रू आउट। ठीक है, लेकिन मिक्स हो जाने के बाद, अब जब मिक्सिंग चल रही है, एक गैस इधर से आ रही है आयोडीन वॉयलेट कलर की, और एक गैस इधर से HI कलरलेस, ठीक है, ये एक दूसरे में आके मिक्स हो रही हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं तुम इक्विलिब्रियम अटेन होने से, यानी इनकी कंप्लीट मिक्सिंग होने से पहले की बात करने लगो कि मैम देखो इधर ज्यादा डार्क है इधर कम डार्क है तो हमें पता चल रहे हैं अलग अलग फेसेस, नहीं। गैस इन गैस ऑलवेज फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सॉलिड इन सॉलिड का भी क्लियर है डाउट है? सॉलिड इन सॉलिड टेक्निकली जब तक मिक्स ना कर दिया जाए कोई दो सॉलिड एक दूसरे में अपने आप कंप्लीटली मिक्स होकर होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बना सकते। तो सॉलिड इन सॉलिड ऑलवेज हेट्रो, गैस इन गैस ऑलवेज होमो। बचे सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बना लें, सॉल्यूशन बना लें, जैसे तुम्हारे पास एग्जांपल है भाई सॉल्ट प्लस वाटर या शुगर प्लस वाटर, क्या जाएगा, होमोजीनियस। कंप्लीटली मिक्स ना हो, कोई एग्जांपल? सैंड एंड वाटर, और बहुत मिल जाएंगे। हाँ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन,
ठीक है, सॉल्यूशन नहीं बन रहा तो हिट्रो, ठीक है। लिक्विड प्लस लिक्विड कंप्लीटली मिसिबल, कंप्लीटली मिसिबल का एग्जांपल एल्कोहल प्लस वाटर, है ना, इससे ज्यादा अच्छा एग्जांपल कहाँ मिलेगा, है ना। एल्कोहल प्लस वाटर होमो, और इमिसिबल ऑयल प्लस वाटर। और गैस इन गैस, कोई सी भी गैस, कोई सी भी, एयर एग्जांपल है, ठीक है। एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें अब तुम्हें डस्ट पार्टिकल नहीं इंक्लूड कर लेने हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब इस क्राइटेरिया को देखकर देखो डिसाइड करो भाई, एक तो अलग अलग सॉलिड सॉलिड आ गए पहली बात, और दूसरा सॉलिड के साथ गैस भी है, डेफिनेटली हीट्रो जाना है। अब लिक्विड 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 लिक्विड, यहां देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ चुके हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पढ़ी है अभी केमिकल बॉन्डिंग में, चलो जब पढ़ोगे तब पता लग जाएगा। तुम्हें पता है कि लिक्विड में जो डिसोल्यूशन होता है वो इतना तो पता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इतनी बात पता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। बस एक जनरल बता रही हूँ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना ज्यादा प्रेफर करते हैं, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में। या अभी जब पोलर नॉन पोलर पढ़ोगे तो पोलर पोलर में और नॉन पोलर में, बस इतना, ठीक है। तुम्हें पता है इथेनॉल वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, तो जब तुम अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि जो इथेनॉल है वो वाटर में डिसॉल्व होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इन दोनों में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, इसलिए ये दोनों भी आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे। बच्चा ये एस्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ H अटैच होना जरूरी है। इथेनॉल में O के साथ H है, यहाँ O के साथ H है, यहाँ O के साथ H है, बट यहाँ एस्टर में O के साथ H नहीं है, तो ये एस्टर में से किसी के साथ, मतलब ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है तीनों, तो एस्टर इनमें तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन एस्टर वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, तो यहाँ 2 लेयर मिलेंगी। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए किस में जाएगा, हीट्रो में। बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तुमने देखा कि लिक्विड लिक्विड भाई इमिसिबल है तो हीट्रो में जाएगा, तो यहाँ ये लिक्विड और ये लिक्विड आपस में इमिसिबल है, इसलिए हीट्रो में जा रहा है, ठीक है। बाकी ये इसमें ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की वजह से डिसॉल्व, और ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिसॉल्व। सिमिलरली ये दोनों आपस में ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की वजह से डिसॉल्व, लाइक डिसॉल्व लाइक, और ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिसॉल्व। बट ये दोनों आपस में ना तो ये दोनों ऑर्गेनिक है, या ना दोनों इनऑर्गेनिक है, या ना दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी गैस गैस ऑलवेज होमो, गैस गैस ऑलवेज होमो, 2 सॉलिड ऑलवेज हीट्रो, 2 सॉलिड या 2 से ज्यादा सॉलिड, वट सॉलिड सॉलिड हीट्रो, सॉलिड गैस हीट्रो, सॉलिड गैस हीट्रो, सॉलिड सॉलिड हीट्रो, सॉलिड सॉलिड हीट्रो। क्लियर है सबको? तुम्हें क्या देखना है, जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रखे हैं उन्हें एक वेसल में इमेजिन करना है और सोचना है क्या ये होमोजीनियस मिक्सचर बना सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर बना सकते हैं तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में जाएगा, और हेट्रोजीनियस बना सकते हैं तो हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में जाएगा। उसका क्राइटेरिया ये रहा डिसाइड करने का। क्लियर? ओके, रब कर दें। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो तुम लोग, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कर दो रब? रब कर दो बच्चों? ओके, रब करती हूँ। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम is based on law of mass action. Law of chemical equilibrium, it is based on law of mass action. अब देखो सपोज एक रिएक्शन है A प्लस B फॉर्म C प्लस D। अब मैंने तुम्हें बताया था कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन, कि जो रेट ऑफ अ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के।
और अगर रिएक्टेंट के आगे कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो वो उसकी क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। क्लियर है? सपोज m, ये क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इन द रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है? ओके। ए और बी में, सॉरी ए और बी जिस रेट से सी और डी में कन्वर्ट हो रहे हैं दैट इज नोन एज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और सी एंड डी जिस रेट से ए और बी में कन्वर्ट हो रहे हैं दैट इज नोन एज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो देखो इधर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, प्रोपोर्शनल टू होना चाहिए किसके, आर एफ। इसे आर एफ लिख दो, नीचे लिख दूंगी आर एफ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। क्लियर है? अगर मैंने यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा दिए ए बी सी डी तो क्या बनेगा, ये ए की पावर ए और बी की पावर बी। इतना क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ूं? तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड, इसे आर एफ लिख दो, आर एफ। ठीक है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दैट इज आर बी, प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, सी की पावर सी और डी की पावर डी। सबको क्लियर है? ओके। तो रेट फॉरवर्ड प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया और आ गया रेट कांस्टेंट के, इसे स्मॉल के से रिप्रेजेंट करेंगे, रेट कांस्टेंट के ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रही हूं मैं, तो रेट कांस्टेंट के ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ए की पावर ए बी की पावर बी, क्या है ये, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अरे बात समझ में, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर आ गया रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, बाकी एज इट इज है। ठीक है, अब देखो इधर आर बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के बी और सी की पावर सी डी की पावर डी। क्लियर है इतना? ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम तो मैं क्या पता है, 1 इक्वल टू 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने बताई थी जिसकी वजह से ही इक्विलिब्रियम पर सारी मेजर प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाती हैं, वो क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो आर एफ इज इक्वल्स टू है आर बी के, तो क्या हो गया ये, के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी इज इक्वल्स टू है के बी सी की पावर सी, दिख रहा है इधर, डी की पावर डी। विजिबल है? थोड़ा सा कट गया होगा मुझे लग रहा है। विजिबल है सबको? जिसे नहीं है वो बता देना। ठीक है, अंडरस्टूड भी है कि भाई 1 इक्वल 2 करना है। ठीक है, अब देखो इधर के एफ अपॉन के बी किसके इक्वल हो गया बच्चों, सी की पावर सी डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए और बी की पावर बी। इतनी बात आई है समझ में? है?
ये क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट। इसे हमने एक नया कांस्टेंट मान लिया, या इसकी जगह एक नया कांस्टेंट रख दिया, जो भी ये सॉल्व करके आएगा, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू किसके, सी की पावर सी, डी की पावर डी बाय ए की पावर ए, और ये बी की पावर बी। तो एक्चुअली के इक्विलिब्रियम is the ratio of rate constant of forward reaction and rate constant of backward reaction. Rate constant of forward reaction upon rate constant of backward reaction is equals to equilibrium constant, which is also equal to, या K equilibrium दो तरीके से डिफाइन हो गया, एक तो इस तरीके से, ठीक है। अब ये तो तुम्हें तब याद आएगा, इसका कहीं किसी क्वेश्चन में यूज पड़ेगा, अदरवाइज तो इस रिलेशन से हमें सारा कुछ पढ़ना है पूरे चैप्टर में, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि इस पर भी कोई कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब तुम इसमें इतना उलझ जाते हो, इतना कि तुम भूल जाते हो कि के इक्विलिब्रियम एक्चुअली इसके भी इक्वल है। किसी क्वेश्चन में क्या होगा, तुम्हें रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू दे देंगे, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की वैल्यू दे देंगे, और तुमसे पूछेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो तुम भूल चुके होते हो कि अरे किसी की कॉन्सेंट्रेशन तो दे ही नहीं रखी, बस रिएक्शन बता रखी, अब कैसे निकाले हम के इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाले, ये तुम भूल चुके होते हो कि भाई के इक्विलिब्रियम इसके भी इक्वल है, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम इज रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, हो गया। नाउ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ concentration of products divide by product of concentration of reactants raised to the power equal to stoichiometric coefficients। क्लियर है? बोलूं फिर से डेफिनेशन की ऐसा कोई नीड भी नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये के इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, equilibrium constant is equals to product of concentration of products upon, ये divide by product of concentration of reactants raised to the power equal to their stoichiometric coefficients। क्लियर? अभी इसे हम सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। बाद में अभी तुम्हें पता लगेगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी एक ही टाइप का नहीं होता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी के सी, के पी, के एन अगर मोल्स रख दिए जाएं, ठीक है, के एक्स अगर मोल फ्रैक्शन रख दिए जाएं, के पी सी अगर प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन दोनों का यूज चल रहा है तो, ठीक है। जबकि इस चैप्टर में तुम्हें सिर्फ के सी और के पी तक ही सोचना है, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मोल्स रख दिए तो केएन बोलने लगे, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर रख दी तो केसी बोलने लगे, सबके प्रेशर्स गैसेस ही हैं, सिर्फ होमोजीनियस है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट सभी क्या है, गैसेस हैं, तो सबका प्रेशर रखेंगे तो केपी बोल दिया, सबके मोल फ्रैक्शन रख दिए तो केएक्स बोल दिया। अब सपोज कोई हेटेरोजीनियस है सिस्टम, और उसमें गैस भी है और उसमें कोई लिक्विड भी है, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन रख दी किसी की और किसी का प्रेशर रख दिया तो केपीसी हो गया, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम्हें सिर्फ इस चैप्टर में मेनली किससे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, या सिर्फ किसके बारे में सोचना है, मेनली केसी और केपी, केसी केपी, केसी केपी, या तो निकालने को देगा या पूछा जाएगा, व्हाटएवर, ठीक है। तो अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बाकी अभी जब आगे और बताऊंगी तो फिर के सी के पी, तो के सी गिवन है या के पी गिवन है, के सी निकालना है, के पी निकालना है, फिर वैसे सोचोगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया ये, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, वो कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर भी हो सकता है, और वो कॉन्सेंट्रेशन मोल पर
लीटर यानी मोलैरिटी भी हो सकती है। अगर गैस है तो प्रेशर, और अगर सॉल्यूशन है कोई तुम्हारा लिक्विड है, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन है, तो उसकी मोलैरिटी, इवन गैस की भी मोलैरिटी दी जा सकती है। तो मोलैरिटी में पुट कर रहे हो, मोलैरिटीज पुट कर रहे हो तो Kc, C फॉर कॉन्सेंट्रेशन, बट कीप इन माइंड कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, ठीक है। और प्रेशर्स पुट कर रहे हो तो Kp, तो वो आगे डिस्कस करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो तुम्हें पता लग गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आइदर यहां से निकाल सकते हैं या यहां से निकाल सकते हैं। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लिया सबने, और सबको समझ में आ रही है बात जो अभी तक मैंने बताया, कि अभी हमें पता चला कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे हम निकाल सकते हैं, या किसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये पता लग गया हमें, ठीक है। देखो इधर ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फर्स्ट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इट इज कैरेक्टर 335 हो गए, ओके। फटाफट सुनो, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि हर एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आ रही बात समझ में? हर एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हर एक रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है, ठीक है। चाहे इस पॉइंट को मत भी लिखो, क्योंकि बहुत चीजों से वेरी भी करेगा, ठीक है। तो डिपेंडेंस और किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, वो चीजें एक्चुअली हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। तो के इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ के इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वैल्यू है किसी भी रिएक्शन के लिए, ठीक है। और ये कांस्टेंट वैल्यू होते हुए भी कुछ चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो अभी इंडिपेंडेंट किस पे है? के इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। कुछ भी लो तुम, A B C D 1 2 400, कुछ भी इनिशियल किसी भी कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट की गई हो रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करता। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम, इन पे डिपेंड नहीं करता। कैटालिस्ट, कैटालिस्ट इन पे डिपेंड नहीं करता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम करता है। आ रही बात समझ में? इक्विलिब्रियम मतलब कि अगर तुम इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम इनिशियल वॉल्यूम या वॉल्यूम, यहाँ तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनिशियली कुछ वॉल्यूम लिया है बाद में वॉल्यूम चेंज कर दो, ठीक है। या अब कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है किसी का, किसी कंटेनर में, तो इनिशियल या बाद में उसमें चेंज होने का कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ इनिशियल वॉल्यूम लिख लो, चाहे ओवरऑल वॉल्यूम ही लिख लो, ठीक है। चाहे इनिशियल है चाहे बाद में है, कुछ भी है, ठीक है। समझ रही है वो, समझ आ रही है बात क्या कह रही हूँ भाई? जिसका कोई क्लोज्ड कंटेनर है, तुम मतलब तुम्हारा कोई फिक्स वॉल्यूम का कंटेनर है, ठीक है,
उसका वॉल्यूम तुम चेंज कर ही नहीं सकते चाह कर भी, तो वो तो चाहे इनिशियल फाइनल क्या बोलोगे उसमें। और किसी का अगर तुम चेंज कर भी सकते हो, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, चेंज कर भी सकते हो, तो वहां इनिशियल या फाइनल कुछ भी कभी भी कैसे भी चेंज करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज होने वाला, ठीक है। तो सिर्फ वॉल्यूम मेंशन कर सकते हो यहाँ, किसी भी टाइम पर कभी भी वॉल्यूम चेंज करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज होगा। तो इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ता है इन चीजों का, वो हम अभी डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं, वो हम ली चैडले प्रिंसिपल एक टॉपिक होगा उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कुछ भी लियो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वैल्यू होती है किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एट कांस्टेंट टेम्परेचर वही होगी। इनिशियल प्रेशर कुछ भी रखो, वॉल्यूम कुछ भी रखो, कैटलिस्ट डाला नहीं डाला, कब डाला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इवन यहीं से शुरू हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।